Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 8 of MTH 322 Real Analysis 2. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और कंटिन्यूटी का रिलेशन देखा था. आज के लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है इसको देखेंगे. तो हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन. ये रेफरेंस बुक्स. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम रीमान इंटीग्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को रिकॉल करते हैं जो हमने यूज करनी है आज के लेक्चर में. इसके साथ साथ हम मेयर थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है विद इंटीग्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल दैट इंटीग्रल a to b f of x dx represents area under the curve y is equal to f of x and x-axis from x equal to a to x equal to b. ज्योमेट्रिकली अगर ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इसके अंदर a to b जो एरिया आता है ये एरिया कैलकुलेट होता है यूजिंग इंटीग्रेशन. अब कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होता है इसको हम देखते हैं. तो इसके लिए लेट हम करते हैं कि p इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन अप टू सो ऑन एक्स के माइनस वन एक्स के एंड सो ऑन एक्स एन इक्वल टू बी बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी. दैट इज ए बी इंटरवल को हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है बाय कंसिडरिंग ए सेट ऑफ पॉइंट्स x1 x2 अप टू सो ऑन xn. अब डेल्टा x के यहां पे x के माइनस वन है is the length of kth subinterval. And xk minus 1 xk is the kth subinterval. डियर स्टूडेंट्स, अब नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन हम डिफाइन करते हैं मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स के वेरीज फ्रॉम 1 टू n. इसके बाद हम एक नंबर m k डिफाइन करते हैं विच इज सुप्रीमम ऑफ f of x such that x belongs to xk minus 1 xk and small mk is the infimum of f of x such that x belongs to xk minus 1 xk. Now SFP is summation mk delta xk k varies from 1 to n is called lower Riemann sum and SFP
is summation k varies from 1 to n mk delta xk is called upper Riemann sum. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्मॉल एस एफ पी जो हमने लिखा है दिस इज कॉल्ड लोअर रीमान सम एंड एस एफ पी इज कॉल्ड अपर रीमान सम. अब हम ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स डिफाइन करते हैं विच इज इनफीमम ऑफ एस एफ पी सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी. यहाँ पे पी ए बी set of all partitions of AB है and A bar to be f of x dx is equal to supremum of SFP such that P belongs to PAB are respectively called upper and lower Riemann integrals. तो यहां तक जस्ट रिकॉल कीजिएगा कि हमने देखना यह है कि कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होता है. तो उसके लिए हमने सबसे पहले ए बी इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड किया बाय कंसीडरिंग ए पार्टीशन पी. पार्टीशन इनफैक्ट फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो किसी भी इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है. देन हमने kth सब इंटरवल की लेंथ डिफाइन की विच इज डेल्टा एक्स के और मैक्सिमम लेंथ को नॉर्म ऑफ द पार्टीशन डिक्लेयर कर दिया. इसके बाद हमने kth सब इंटरवल में इस बाउंडेड फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइन किए और सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड हमने सम्स कंस्ट्रक्ट किए नोन एज अपर एंड लोअर रीमान सम्स. देन हमने अपर रीमान सम में का जो सेट्स है उसका इन्फीमम फाइंड किया विच इज कॉल्ड अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान सम्स का जो सेट है इसका सुप्रीमम फाइंड किया विच इज कॉल्ड लोअर रीमान इंटीग्रल. एफ इज रीमान इंटीग्रेबल on AB if integral a bar to b f of x dx equal to integral a to b bar f of x dx. ये कंडीशन है फंक्शन के रीमान इंटीग्रेबल होने की. अब ज्योमेट्रिकली इस चीज को अगर ऑब्जर्व करें हम, सपोज ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये ए बी पॉइंट है, जस्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूं के सब इंटरवल को से ये एक्स के माइनस वन एक्स के है एंड इस सब इंटरवल में से जो स्मॉल एम के है वो ये वैल्यू है. अब इस सब इंटरवल की लेंथ डेल्टा एक्स के है तो आप एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करें तो इस रेक्टेंगल का एरिया एम के डेल्टा एक्स के होगा. इसी तरह ए टू बी जितनी भी रेक्टेंगल्स बनती हैं उनमें से तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड करें तो ये लोअर रीमान सम बन गया. और सिमिलरली अगर हम एज्यूम करें कि दिस इज कैपिटल एम के तो इस लेंथ की रेक्टेंगल आप ऑब्जर्व करें तो इस लेंथ की रेक्टेंगल का जो एरिया बनता है वो k वेरीज फ्रॉम 1 to n एम के डेल्टा एक्स के है. इनफैक्ट एम के डेल्टा एक्स के इस रेक्टेंगल का एरिया है एंड अगेन
ए टू बी जितने भी सब इंटरवल्स हैं, हर सब इंटरवल में इस टाइप की एक रेक्टेंगल हमें मिलेगी, उन सब के एरियाज को ऐड करें तो ये अपर रीमान सम बन जाता है। अब आप नोट करें कि लोअर रीमान सम जो होगा वो एक्चुअल एरिया से लेस है, अपर रीमान सम जो है वो एक्चुअल एरिया से ग्रेटर है। सो हम अपर रीमान सम को डिक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग पॉइंट्स इन पार्टीशन एंड लोअर रीमान सम को इंक्रीज करेंगे बाय इंक्रीजिंग पॉइंट्स इन पार्टीशन। तो इसलिए अपर रीमान सम में का जो इन्फीमम है इसको हम अपर रीमान इंटीग्रल कहेंगे, ये एक्चुअल एरिया के क्लोजेस्ट होगा। और इसी तरह लोअर रीमान सम में रफली स्पीकिंग जो सबसे बिगर वैल्यू आएगी दैट इज सुप्रीमम आएगा, वो एक्चुअल एरिया के क्लोज होगा। तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है अगर लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के इक्वल हो। तो ये तो टेक्निकली रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशंस थी। अब इसकी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन, f is Riemann integrable on AB if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a partition P of AB such that SFP minus SFP is less than epsilon। ये वेल नोन क्राइटेरिया आपने रियल एनालिसिस 1 के कोर्स में पढ़ा होगा कि कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव ए पार्टीशन P सच दैट SFP माइनस स्मॉल SFP इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज नोन एज काशी क्राइटेरिया। तो ये काशी थ्योरम की स्टेटमेंट थी। अब इस थ्योरम को यूज करते हुए हमने प्रूव किया था कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि कंटिन्यूटी इंप्लाइज रीमान इंटीग्रेशन। देन नेचुरली जहन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो रीमान इंटीग्रेबल ना हो। तो f of x is equal to say 1 if x belonging to rational in 0 1 and say 0 if x does not belongs to q in 0 1, then f is not Riemann integrable on 0 1। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है 0 1 इंटरवल में। तो हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होते। देन थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो रीमान इंटीग्रेशन की आपने स्टडी की थी वो ये थी कि इंटीग्रल a टू b f mod is less or equal to a to b mod of f। That is, if f is Riemann integrable then so mod f। एंड इन दोनों का रिलेशन जो है कि f के इंटीग्रल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस और इक्वल होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f के इंटीग्रल से। डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हमने यूज़ करनी है आज के लेक्चर में। जस्ट रिकॉल करें कि कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है अगर लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के इक्वल हो, और या फिर एफ रीमान इंटीग्रेबल होता है अगर ये काशी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे।
हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है, और नेक्स्ट हमारे पास ऐसे फंक्शन भी हैं जो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। एंड देन इंटीग्रल के मॉड और मॉड के इंटीग्रल में जो रिलेशन है ये हमने स्टडी किया। इसके बाद नेक्स्ट जो कुछ पॉइंट्स हमें आज के लेक्चर में जरूरत होंगे वो है मेयर थ्योरी के। रिकॉल दैट लेट A is subset of R, then Lebesgue outer measure of A is denoted and defined as M steric of A is the infimum of summation n length of In such that A is subset of union n In. That is, A कोई भी रियल नंबर्स का सबसेट है। सबसे पहले आप इसके ओपन कवर्स फाइंड आउट करें। अब ओपन कवर्स में जो इंटरवल इन्वॉल्व हुए हैं उनकी लेंथ्स का सम फाइंड आउट करें। इसी तरह ऑल पॉसिबल ओपन कवर्स फाइंड करें और उनकी लेंथ्स को ऐड करते जाएं। देन इन लेंथ्स का जो सेट बनेगा क्लियरली ये बाउंडेड बिलो सेट होगा, इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, तो इसका इन्फीमम जो होगा वो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए कहलाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनियन इज टेकन ओवर ए काउंटेबल सीक्वेंस of open intervals. अब एग्जाम्पल लेबेग आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। ये मेयर थ्योरी के कोर्स में हमने इसका प्रूफ देखा था कि एम्प्टी सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 है। सिंगल्टन सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 होती है। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इफ लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन ए इज ए मेजरेबल सेट। That is, Lebesgue outer measure of B intersection A plus Lebesgue outer measure of B intersection A complement is equal to Lebesgue outer measure of B for each subset B of R। तो ये मेजरेबल सेट की डेफिनेशन थी। तो हर वो सेट जिसकी लेबेग आउटर मेजर 0 हो वो मेजरेबल सेट होता है। देन हमने मेयर थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऑलमोस्ट एवरीवेयर का। सो रिकॉल दैट ए प्रॉपर्टी इज सेड टू होल्ड almost everywhere if the set of points where this property fails to hold
has Mayer 0. अब इससे रिलेटेड एग्जांपल मैं आपको देता हूं. फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू 1 है एंड g ऑफ x is 1 if x belongs to irrational and 2 if x belongs to set of rational. Then f equal to g almost everywhere because f is not equal to g on q and Lebesgue आउटर मैयर ऑफ काउंटेबल सेट क्योंकि 0 होती है तो Q सेट की Lebesgue आउटर मैयर 0 होगी. तो ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट था कि कोई भी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है. अगर जिस सेट पे वो प्रॉपर्टी होल्ड ना करे उस सेट की Lebesgue आउटर मैयर 0. सेम केस में आप फॉर एग्जांपल एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 5 if x belongs to irrational and infinity if x belongs to rational, then f is finite, almost everywhere because जिस सेट पे f फंक्शन फाइनाइट नहीं है उस सेट की Lebesgue आउटर मैयर 0 है. तो ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर का आइडिया था, इसको हम यूज करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जस्ट रियल एनालिसिस 1 और मेयर थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिक्वायर्ड है मैं आज के लेक्चर में उनको हमने रिवाइज किया. सबसे पहले हमने ये देखा कि कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होता है, जब उसका लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के इक्वल हो, या वो फंक्शन अगर काशी क्राइटेरिया को मीट कर लेता है तो बाय काशी क्राइटेरिया वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा. देन हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो होता है वो रीमान इंटीग्रेबल होता है. इसके बाद हमने ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट देखा जो Lebesgue आउटर मैयर से रिलेटेड था कि Lebesgue आउटर मैयर सबसे पहले हमने रिकॉल की कि किसी भी सेट की Lebesgue आउटर मैयर कैसे डिफाइन होती है. देन हमने कुछ सेट्स देखे जैसे एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, काउंटेबल सेट्स. ये ऐसे सेट्स हैं जिनकी Lebesgue आउटर मैयर 0 होती है. तो ये सारे के सारे सेट मेयरेबल सेट हैं और मेयरेबल सेट की डेफिनेशन मैंने लिखी कि Lebesgue आउटर मैयर ऑफ बी इक्वल टू Lebesgue आउटर मैयर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्लस Lebesgue आउटर मैयर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के इक्वल आए फॉर ईच बी सबसेट ऑफ आर. तो फिर इस केस में हम कहते हैं कि ए सेट इज Lebesgue मेयरेबल. और लास्टली हमने देखा कि कोई भी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है अगर जिस सेट पे वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही उस सेट की Lebesgue आउटर मैयर 0. ये तो था प्रीवियस काम से रिलेटेड कुछ बातें. यार यहां से दोबारा करना है. डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी प्रीवियस कोर्सेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमने स्टडी की. अब आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि आज के लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है इसको देखेंगे. सो आज के लेक्चर की आउटलाइंस हैं सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ इंटीग्रल्स एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन. बेसिकली हम स्टडी ये करेंगे, जिन क्वेश्चंस के हम आंसर फाइंड करेंगे आज के लेक्चर्स में वो कुछ इस तरह हैं. इफ एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस and fn converge to f point wise, then
इंटीग्रल एफ एन कन्वर्ट टू इंटीग्रल एफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका हम आंसर फाइंड करेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्ज करे किसी फंक्शन को, तो क्या इन फंक्शंस की का जो इंटीग्रल है वो भी एफ के इंटीग्रल को कन्वर्ज करता है। यहां मैंने एज्यूम किया है कि ईच एफ एन एंड आल्सो एफ आर इंटीग्रेबल। सो हम इसको फर्दर क्लैरिफाई कर लेते हैं। इफ एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ से इंटीग्रेबल फंक्शंस एंड एफ एन कन्वर्ट टू एफ, एफ इज आल्सो इंटीग्रेबल हम एज्यूम कर रहे हैं। तो देन हमने देखना है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एन कन्वर्जेस टू इंटीग्रल ए टू बी। एंड सेकंड क्वेश्चन, इफ एफ एन कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली, then integral fn converge to integral a to bf. Next, if summation fk converge to s of x uniformly, then integral of summation fk converge to integral of s of x। इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करेंगे हम आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट इस हवाले से कि हमने देखना यह है कि क्या सीरीज ऑफ फंक्शन और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। इफ एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस ऑन ए बी एंड इफ एफ एन कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए बी, देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। दैट इज, इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है कि इफ ईच ऑफ एफ एन इज रीमान इंटीग्रेबल और ये सीक्वेंस कन्वर्ज करे किसी फंक्शन f को यूनिफॉर्मली, तो f मस्ट रीमान इंटीग्रेबल होगा। यानी इंटीग्रेबल फंक्शंस की जो सीक्वेंस है उसको उसका जो लिमिट पॉइंट है, कह सकते हैं f फंक्शन जो है वो नॉन इंटीग्रेबल नहीं हो सकता अगर ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो। इसका प्रूव हम देखते हैं। गिवन fn converge uniformly to f, this implies for epsilon equal to 1 greater than 0 there exists an integer m such that f n of x minus f of x is less than epsilon for all n greater or equal to m. In particular, f m of x minus f of x mod is less than 1 से ये इक्वेशन नंबर 1 है। कंसीडर f of x mod, this is equal to f of x minus f m of x plus f m of x mod। जस्ट हमने f of x का मॉड कंसीडर किया और एफ एम एड सब्ट्रैक्ट कर लिया। देन ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करें। सो दिस इज f of x माइनस f m of x मॉड
प्लस एफ एम ऑफ एक्स मॉड से ये इनइक्वालिटी 2 एज ईच एफ एम इज रीमान इंटीग्रेबल so is bounded, and this implies f m of x mod is less than m1 for all x belongs to AB. So 2 implies f of x mod is less than, in fact this is 1 plus m1, say this is equal to m for all x belongs to AB, and this implies f of x is bounded in AB. डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन बाउंडेड हो गया. नेक्स्ट लेट ई एम बी द सेट ऑफ पॉइंट्स in AB such that Fm is discontinuous on EM. Since Fm is Riemann integrable, this implies Lebesgue outer measure of EM is 0. Also, let E is equal to union MEM. Then for each x belonging to AB minus E, F is continuous at x. Because each Fm is continuous at x. So F is continuous almost everywhere in AB, and this implies F is Riemann integrable on AB. डियर स्टूडेंट्स, जस्ट इसका प्रूफ रिविजिट कीजिएगा. यहाँ पे गिवन था कि एफ एन एक सीक्वेंस ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है विच कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए बी. हमने शो ये करना था कि एफ रीमान इंटीग्रेबल होगा. सबसे पहले मैंने यूज किया इस फैक्ट को कि एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है टू एफ. दिस इंप्लाइज फॉर एप्सिलॉन greater than 0 there exists an integer m such that fn of x minus f of x mod less than epsilon. In particular this result hold for n equal to m, so n को हमने m पुट कर लिया तो ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है. इसके बाद हमने शो ये करना था कि f of x बाउंडेड है, सो f of x को बाउंडेड प्रूव करने के लिए हमने fm ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया. देन ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज की. अब क्योंकि हर एफ एम रीमान इंटीग्रेबल है तो मस्ट बाउंडेड होगा, सो बाउंडेड की डेफिनेशन यूज कर ली. देन हमने ये रिजल्ट रिलेशन 2 में पुट किए तो यहां से क्लैरिफाई हुआ कि एफ ऑफ एक्स भी बाउंडेड है.
इसके बाद हमने ये शो करना है कि एफ कंटिन्यूअस है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ए बी। तो इसके लिए मैंने एफ एम फंक्शन के जिन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है उनका एक सेट बना लिया, ई एम सेट। क्योंकि एफ एम रीमान इंटीग्रेबल है तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई एम 0 होगी। अब फॉर ईच एम के कोरोस्पोंडिंग अगर हम ये सारे सेट्स कंसीडर करें तो हर ई एम की मेजर 0 होने की वजह से ई की मेजर भी 0 होगी। दैट इज अगर एक्स हम पॉइंट लें ई कॉम्प्लीमेंट में से विद रिस्पेक्ट टू ए बी तो एफ कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बिकॉज ईच एफ एम इज कंटिन्यूअस। सो एफ इज कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ई बी, almost everywhere in AB, and this implies f is a Riemann integrable in AB। यहां पे मैंने एक रिजल्ट यूज किया है। ये रिजल्ट बेसिकली लुबेग ने प्रूव किया था। इफ f is bounded and almost everywhere continuous on AB, then f is Riemann integrable on AB। ये रिमार्केबल रिजल्ट आपने रियल एनालिसिस 1 में पढ़ा होगा कि अगर f बाउंडेड हो और ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो किसी इंटरवल पे तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। सो प्रीवियस थ्योरम में हमने सबसे पहले f को बाउंडेड शो किया, देन उसको ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूअस शो किया। सो बाय दिस थ्योरम f रीमान इंटीग्रेबल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट की बेस पे अगर आप इस एग्जाम्पल को रिविजिट करें, f of x is equal to 1 if x is rational in 0 1 and say this is equal to 0 if x is irrational in 0 1, then f is bounded but nowhere continuous। दैट्स वाई ये जो फंक्शन था ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं था, क्योंकि ये अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता तो बाय दिस थ्योरम ये रीमान इंटीग्रेबल होता। तो यहां तक हमने डियर स्टूडेंट्स ये देखा कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ले एफ एन जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे किसी फंक्शन को, और अगर हर टर्म इस सीक्वेंस की रीमान इंटीग्रेबल हो तो f फंक्शन भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ये एक एग्जांपल देखते हैं। लेट एफ एन ऑफ एक्स इज एन एक्स इंटू 1 माइनस दिस इज इनफैक्ट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पावर n वेयर x बिलोंग्स टू 0 1, और हमने शो ये करना है कि लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द लिमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करते हैं। एफ एन ऑफ एक्स गिवन है एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पावर n। इफ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 then f n of x is equal to 0 for all n। Therefore f n converges to 0 which is equal to f of x in this case। Secondly, if x lies between 0 and 1, then limit n tend to infinity f n of x is limit n tend to infinity n x into 1 minus x square power n। This is equal to limit n tend to infinity
एन एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस एन, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसको आपने वेरीफाई करना है यूजिंग लॉपिटल रूल। यह आपने देखना है, जस्ट 1 और 2 स्टेप्स में ये सॉल्व हो जाएगा कि इसके लिमिट 0 आती है। देयरफॉर एफ एन converges to 0 for all x belongs to 0, 1. To prove limit n tend to infinity 0 to 1 f n of x dx is not equal to 0 to 1 limit n tend to infinity f n of x dx. So consider 0 to 1 limit n tend to infinity f n of x dx. क्योंकि f n की लिमिट 0 है तो इस बात को आप यूं भी लिख सकते हैं, लिमिट n tend to infinity f n of x is equal to 0. So 0 to 1 0 dx ये 0 के इक्वल है। Say this is relation number 1 and limit n tend to infinity 0 to 1 f n of x dx is equal to limit n tend to infinity 0 to 1 f n of x की वैल्यू पुट करें। डियर स्टूडेंट f n of x की वैल्यू इस केस में है nx into 1 minus x square power n dx. So this is equal to limit n tend to infinity n times 0 to 1 1 minus x square power n into x dx. अब नोट करें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x है, सो हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n टाइम्स, अब इस टर्म का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सो बाय इंटीग्रेशन के बेसिक रूल से 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 from 0 to 1. This is equal to minus 1 over 2 limit n tend to infinity n over n plus 1, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो क्लियरली अपर लिमिट पे ये 0 हो जाएगी वैल्यू एंड लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू 1 होगी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 over 2 लिमिट n tend to infinity n over n plus 1 into minus 1. That is, this is equal to limit n tend to infinity n over n plus 1 and 1 over 2 limit n tend to infinity 1 over 1 plus 1 over n, n को infinity सब्स्टिट्यूट करें तो 1 over 1 plus 0 that is 1 over 2 से ये रिलेशन नंबर 2 है। From 1 and 2 we conclude that limit n tend to infinity 0 to 1 f n of x dx is not equal to 0 to 1 limit n tend to infinity f n of x dx. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि अगर एफ एन कन्वर्ज करे एफ को तो ये जरूरी नहीं कि इंटीग्रल एफ एन कन्वर्ज करे इंटीग्रल एफ को। ये एग्जांपल शो कर रही है। सेम केस में नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक और फंक्शन लेते हैं, एफ एन ऑफ एक्स इज गिवन एन एक्स ई पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका लिमिट पॉइंट फाइंड करें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इज क्लियरली लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी
एन एक्स ई पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, और आपने वेरीफाई करना है कि ये 0 के इक्वल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1. So consider integral 0 to 1 limit n tend to infinity fn of x. क्योंकि वर्किंग सिमिलर है इसलिए इसको मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रीवियस एग्जांपल जैसी है. लिमिट पॉइंट इसका 0 आया है तो इस इंटीग्रल का आंसर 0 है. 0 to 1 लिमिट n tend to infinity fn of x dx से ये रिलेशन 1. अब इसके लेफ्ट साइड हम कैलकुलेट करते हैं. सो कंसीडर इंटीग्रल 0 to 1 लिमिट n tend to infinity fn of x dx. This is equal to limit n tend to infinity 0 to 1 and fn of x की वैल्यू nx e power minus nx square. This is equal to limit n tend to infinity 0 to 1 e power minus nx square into nx dx. Dear students, e power minus nx square का डेरिवेटिव माइनस 2nx, सो माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. सो माइनस 1/2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी. अब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सो e पावर माइनस nx स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1. लिमिट सब्स्टिट्यूट करें इसमें. सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी e पावर माइनस n माइनस e पावर 0, सो माइनस 1/2 और e पावर माइनस इन्फिनिटी एंड 1 which is equal to 1/2. Therefore, limit n tend to infinity 0 to 1 fn of x dx is not equal to 0 to 1 limit n tend to infinity fn of x dx. तो दोनों केसेस में आपने देखा कि हम लिमिट और इंटीग्रल को इंटरचेंज नहीं कर सकते. डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट थ्योरम वो रिलेशन बताएगा, वो कंडीशन बताएगा कि अंडर व्हाट कंडीशन हम लिमिट को इनसाइड द इंटीग्रल लेकर जा सकते हैं. सो इफ fn is a sequence of continuous functions in RAB is the set of all Riemann integrable functions in AB. This is the set of all Riemann integrable functions in AB. तो गिवन है fn सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन जो रीमान इंटीग्रेबल है इन AB, एंड इफ fn कन्वर्ज टू f यूनिफॉर्मली ऑन AB देन f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन AB, एंड इस केस में हम लिमिट को इनसाइड इंटीग्रेशन लेकर जा सकते हैं, यानी लिमिट और इंटीग्रल इंटरचेंजेबल है. सो इसका प्रूफ देखते हैं हम. गिवन fn converge to f on AB और ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है. दिस इंप्लाइज f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन AB. तो आज हमने फर्स्ट थ्योरम यही प्रूव किया कि अगर fn यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे f को, और अगर हर fn रीमान इंटीग्रेबल हो तो फिर f भी रीमान इंटीग्रेबल है. तो ये उस थ्योरम से हमने इसको रीमान इंटीग्रेबल प्रूव कर दिया. अब नेक्स्ट हम शो करते हैं कि इंटीग्रल की लिमिट की इंटीग्रल के इक्वल होती है. अगेन fn converge to f
uniformly so far epsilon greater than 0 there exists an integer n independent of x such that fn of x minus f of x mod less than epsilon for all x belongs to AB and n is greater or equal to n. Say ये relation 1. Consider integral a to b fn of x dx minus integral a to b f of x dx. This can be written as integral a to b fn of x minus f of x dx. और जैसे स्टार्ट में मैंने रीमान इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज बताई थी उनके मुताबिक दिस इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. सिंस इंटीग्रल का मॉड लेस और इक्वल होता है मॉड के इंटीग्रल से एंड दिस इज लेस देन a to b epsilon times dx for all n is greater or equal to n. Dear students, यहाँ अपनी आसानी के लिए हम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाय b माइनस a ले लेते हैं. इसकी रीज़न यहाँ आपको क्लियर हो जाएगी कि एप्सिलॉन बाय b माइनस a to b dx. तो यूजली हम एप्सिलॉन क्योंकि गिवन होता है तो इसको हम इस तरह सेट करते हैं कि एट द एंड हमें एप्सिलॉन मिले. सो dx को इंटीग्रेट किया. दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय b माइनस ए इंटू b माइनस ए. ये कैंसिल होके एप्सिलॉन आ गया. सो वी कैन से इंटीग्रल a टू b एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स is less than epsilon for all n is greater or equal to n. This implies integral a to b fn of x dx converges to integral a to b f of x dx. That is limit n tend to infinity a to b fn of x dx equal to integral a to b f of x dx. And further this equality gives us a to b f n of x dx equal to a to b limit n tend to infinity f n of x dx because fn converges uniformly to f. डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ रिविजिट करते हैं. यहाँ पे मेन जो पार्ट था इस थ्योरम का वो देखें. प्रीवियस थ्योरम था कि अगर एफ एन कन्वर्ज करे एफ को यूनिफॉर्मली तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शो करना है एफ रीमान इंटीग्रेबल है. तो ये हम प्रीवियस थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि अगर एफ एन सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो और ये रीमान इंटीग्रेबल हो और एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे एफ को तो फिर एफ बी रीमान इंटीग्रेबल होता है. सो बाय प्रीवियस थ्योरम हमने ये रिजल्ट लिख लिया. अगेन एफ एन क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है सो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हमने अप्लाई की कि फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा. अब इसके बाद हमारा टारगेट ये था कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एन कन्वर्जेस टू इंटीग्रल ए टू बी एफ. सो हमने इनका डिफरेंस कंसीडर किया, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज यूज की और आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन हमें ये पता चला कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो हमारा टारगेट था. सो लिमिट और इंटीग्रेशन
इंटरचेंजेबल उसी वक्त होते हैं जब इनर फंक्शन जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, अदरवाइज ये इंटरचेंजेबल नहीं है, जैसे प्रीवियस 2 एग्जांपल्स में हमने देखा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम सेम प्रोसेस इंटीग्रेशन पे अप्लाई करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन अलाउड है या नहीं है। दैट इज, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सपोज f1 f2 अप टू सो ऑन एक सीरीज ऑफ फंक्शन हो, तो हम हर टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कहलाती है। अब इस थ्योरम में हम वो कंडीशन देखेंगे कि अंडर व्हाट कंडीशन टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन अलाउड है। लेट समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to infinity f k be a series of Riemann integrable functions on AB, and summation k varies from 1 to infinity f k converge uniformly to s of x. Then s of x is Riemann integrable on AB, and summation k varies from 1 to infinity integral a to b f of k is equal to integral a to b s of x dx. Actually s of x जो है ये इस सीरीज का सम है। दैट इज, इस इक्वेशन को आप यूं भी लिख सकते हैं, s of x की वैल्यू पुट करें विच इज सम ऑफ द सीरीज। तो अगर ये प्रोसेस अलाउड है तो फिर दिस इज कॉल्ड टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। मेनली नोट कीजिएगा, इसमें गिवन है दिस सीरीज कन्वर्जेस, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस की सीरीज है विच कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू s of x. Let Sn of x is equal to f1 of x plus f2 of x plus so on plus fn of x be the nth partial sum. Given summation fk, k varies from 1 to infinity, converges uniformly to s of x. This implies Sn converges uniformly to s of x. That is, limit n tend to infinity, Sn of x is equal to s of x. Then by previous theorem, limit n tend to infinity, a to b, summation k varies from 1 to n, fk of x dx is equal to integral a to b, limit n tend to infinity, summation k varies from 1 to n, f of k. And this implies summation k varies from 1 to infinity, integral a to b f k of x dx is equal to integral a to b, summation k varies from 1 to infinity f k of x dx. So just ये एप्लीकेशन थी प्रीवियस थ्योरम की कि हमने सीरीज से पहले nth पार्शियल सम डिफाइन किया। अब क्योंकि सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो मींस सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और अगर सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो प्रीवियस थ्योरम अप्लाई कर दें तो ये रिजल्ट फॉलो हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स,
अब अगर हम इस थ्योरम का कन्वर्स सोचें तो वो क्या बनेगा, इसको देखते हैं। यहाँ पे गिवन ये था कि दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एस ऑफ एक्स, देन टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन होल्ड करती है। अब कन्वर्सली हम ये देखते हैं कि अगर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करें हम, तो फिर क्या इस केस में सीरीज मस्ट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। सो इस पे एक रिमार्क देखते हैं, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम is not true. For example, consider the series 1 minus x plus x square minus x cube plus and so on. Then sum of this series is 1 over 1 plus x when x lies between 0 and 1, and for x equal to 1 this series oscillates between 0 and 1. So is non-uniformly convergent. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक अल्टरनेट सीरीज ली और ये देखा कि अगर x हम बिटवीन 0 एंड 1 लें तो ये सीरीज सम अप हो जाती है, और अगर x की वैल्यू 1 लें तो ये ऑसिलेट करती है बिटवीन 0 एंड 1. सो इज नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 1. बट अगर हम टर्म बाय टर्म इसको इंटीग्रेट करें तो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन का फ्रॉम 0 to 1. So this is x minus x square over 2 plus x cube over 3 and so on from 0 to 1. ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट किया है मैंने, एंड दिस इज log of 1 plus x from 0 to 1. सो लिमिट्स पुट करें तो ये रिजल्ट आ जाता है log of 2. ये एक करेक्ट रिजल्ट है. सो हमने देखा कि कन्वर्जेंस नॉन यूनिफॉर्म है, बट टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन एक करेक्ट रिजल्ट दे रही है, लिहाजा अबव थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने रीमान इंटीग्रेशन और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी स्टडी की है. हमने मेनली ये देखा है कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज करे किसी फंक्शन को पॉइंट वाइज, तो उस केस में इंटीग्रल की सीक्वेंस जरूरी नहीं उस फंक्शन के इंटीग्रल को कन्वर्ज करे. इस पे हमने काउंटर एग्जांपल स्टडी की. देन हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो प्रूव किया कि अगर एफ एन एक सीक्वेंस हो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस की जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो टू सम फंक्शन एफ, तो एफ इज आल्सो रीमान इंटीग्रेबल. देन हमने देखा कि इंटीग्रल ऑफ लिमिट एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रल इक्वल कब होते हैं, जब ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो. और इसी तरह सीरीज में हमने ऑब्जर्व किया कि टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर सकते हैं अगर जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, बट इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.